तो स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड्स इन केमिकल काइनेटिक्स। जब भी आप कभी किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से डील करते हो तो आप उसका रेट कैसे निकालोगे, आप उसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, किस तरीके से आप इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करोगे ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन में से, ये सारी ही बातें मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। आई होप मेरी आवाज़ आप तक सही से पहुँच रही होगी। अगर सही से आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पर सेशन की शुरुआत करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। अप्रोक्सीमेशन मेथड्स अप्रोक्सीमेशन मेथड्स टू स्टडी अप्रोक्सीमेशन मेथड्स टू स्टडी काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, देखिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में मैं आपको लास्ट वाले क्लास में बता चुका हूं क्या होती है। मैं आपको एक बार फिर से हल्का सा हिंट दे देता हूं। जैसे कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन अगर सीधी ए से बी में जा रही है, सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है एक ही स्टेप के अंदर, तो ऐसी रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अगर आपके पास रिएक्शन कुछ इस तरीके की है, ए प्लस बी से आप कहाँ जा रहे हो, बल्कि यहाँ पर ए लगाता हूँ, यहाँ पर बी टाइम्स ऑफ बी लगाता हूँ, सी पे लेकर जाता हूँ। अगर तो रेट इस तरीके से है कि यहाँ पर ए की पावर में एल्फा और बी की पावर में बीटा, अगर अल्फा ए के बराबर है, बीटा बी के बराबर है, अगर अल्फा ए के बराबर है, बीटा बी के बराबर है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाएगी। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, फिर कोई भी और कंडीशन है, चाहे अल्फा ए के बराबर ना हो, बीटा बी के बराबर हो, बीटा बी के बराबर ना हो, अल्फा ए के बराबर हो, दोनों ही ए और बी के बराबर ना हो, कुछ भी कंडीशन हो इसको छोड़कर, देन ये रिएक्शन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। देन ये रिएक्शन क्या होगी? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। मतलब ये सिंगल स्टेप में प्रोसीड नहीं हुई होगी, इसका कुछ ना कुछ मैकेनिज्म रहा होगा और उस मैकेनिज्म में कोई ना कोई इंटरमीडिएट आया होगा। ठीक है, तो उस इंटरमीडिएट को बेसिकली हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो इंटरमीडिएट आपके रेट एक्सप्रेशन के अंदर बहुत बार देखने को मिल जाता है, उस इंटरमीडिएट को रिमूव कैसे करना है, ये सारी बातें हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए भाई, यहां पर दो मेथड होते हैं हमारे पास। पहला मेथड होता है यहां पर इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। पहला क्या होता है? इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। पहला मेथड कौन सा होता है जी? ये होता है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड। कुछ नहीं, बेसिकली आपको यहां पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आना चाहिए। जैसे क्या? जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। जैसे आपके पास ए प्लस बी से आप कहां जा रहे हो? आप जा रहे हो जी सी में, और सी से आप कहां जा रहे हो? सी से आप जा रहे हो डी में। ठीक है, ये आपका क्या है? K1, ये बल्कि आपका K इक्विलिब्रियम है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका K2 है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू, और अगर मैं कह दूं ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपका कैसा स्टेप है? स्लो स्टेप है। ऐसी कंडीशन आपके सामने है, और यहाँ पर आपको क्या कहेगा? ये फास्ट है। ठीक है, अगर ये स्लो लिख देगा तो ऑटोमेटिकली वो फास्ट हो जाएगा, अगर ये फास्ट लिख देगा तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला स्लो ही हो जाएगा, क्योंकि उसने एक चीज मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा R बराबर K2 इंटू सी। R बराबर K2 इंटू सी। ठीक है भाई, अब कोई भी जब आप इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो आपको दो बातों का ध्यान रखना है। दो चीजें होंगी तो ही इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगेगा, अदरवाइज कभी भी इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो दो मेथड मैं आपको बताने वाला हूं, ये दो मेथड केवल और केवल रेट एक्सप्रेशन में से इंटरमीडिएट को रिमूव करने के लिए होते हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट की तो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, अब इंटरमीडिएट क्या होता है जी? इंटरमीडिएट होता है जो रिएक्शन में ही बनता है और रिएक्शन में ही खत्म भी हो जाता है। जब आप ओवरऑल मैकेनिज्म को जोड़ोगे तो इंटरमीडिएट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ओवरऑल क्या बनेगा? ए प्लस बी से डी जा रहे हो, इसे क्या कहा जाता है? इंटरमीडिएट कहा जाता है। अब इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कब लगेगी? इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कब लगेगी? जरा ध्यान से देखना। पहली बात तो इक्विलिब्रिया होना चाहिए। पहली बात तो क्या होना चाहिए? इक्विलिब्रिया होना चाहिए, और ये इक्विलिब्रिया भी क्या होना चाहिए? फास्ट होना चाहिए। जब तक फास्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं होगी,
तब तक आप इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते हो। तो कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग लिखते हैं किसी भी रिएक्शन का R बराबर K2 इंटू सी। अब यहाँ पर फास्ट भी है, इक्विलिब्रियम भी है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सीधा अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। अप्लाई, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ पर लिखूंगा अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। क्या करेंगे भाई आप, इक्विलिब्रिया अप्रोक्सीमेशन या फिर इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर हम लोग जो है वो यूज कर देंगे। वो क्या कहती है, सिंपल पहला स्टेप अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा a प्लस बी से, आप अगर c जा रहे हो, a प्लस बी से अगर आप c जा रहे हो तो के इक्विलिब्रिया दिया गया है, यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ c डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ a एंड b, concentration of reactant, concentration of product divided by concentration of reactant is equal to equilibrium constant। और यहाँ से क्या आ जाएगा, this implies concentration of C is equal to equilibrium constant गुणा A इंटू बी आ जाएगा। भाई देख लो ध्यान से, यहाँ से मैंने क्या लगा दी, C की कंसंट्रेशन निकाल ली, क्या लगाकर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रिया लगाकर, इक्विलिब्रिया की कंडीशन लगा दी, C की कंसंट्रेशन यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, यह आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यूजिंग 2 in 1, 2 को पहले मैं यूज करता हूं, C की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये वाले टर्म्स पुट कर दूंगा, तो आपके पास आ जाएगा R बराबर K2 इंटू के इक्विलिब्रिया इंटू A इंटू बी। अब चेक कर लो भाई, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे पास फाइनल रेट एक्सप्रेशन आ गया है। दिस इज द फाइनल रेट एक्सप्रेशन, जिसके अंदर क्या नहीं है, जिसके अंदर कोई भी आपको क्वांटिटी इंटरमीडिएट की दिखाई नहीं दे रही, ए और बी दिखाई दे रहे हैं, दोनों के दोनों क्या हैं, आपके रिएक्टेंट हैं। इस अप्रोक्सीमेशन को क्या कहा जाता है, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जांपल करेंगे, कुछ और चीजें देखेंगे अलग अलग तरह की। बात करता हूं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोक्सीमेशन, जिसका नाम है क्या, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन, जिसका नाम है क्या, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसका नाम है क्या, दूसरा यहां पर है आपके पास स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। क्या कहते हैं इसको, SSA। क्या कहते हैं भाई इसको, SSA के नाम से भी जाना जाता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं क्या होता है। बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, याद होगा। ये क्या कहती है, ये कहती है, SSA कहती है कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन से ही इसका जनरेशन होता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये कहती है कोई भी जो आप इंटरमीडिएट का रेट लिखते हो ना, d/dt ऑफ एन इंटरमीडिएट इज ऑलवेज इक्वल टू 0। या फिर क्या कहता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट। जो इंटरमीडिएट के बनने का रेट होगा वही इंटरमीडिएट के टूटने का भी रेट होगा। बेसिकली यही कहता है क्या, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कॉन्सेप्ट कहां से आया बताता हूं। और क्या लिख सकता हूं, यहां पर रेट ऑफ नेट रेट, या फिर किसके लिए, d/dt। कोई भी अगर स्पीसीज शॉर्ट लिव्ड है, जिसका लाइफ टाइम कम है, जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, उसके लिए क्या लिख सकते हो आप, 0 के बराबर लिख सकते हो, 0 के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, या फिर यहां पर क्या लिखूं, या फिर यहां पर यह भी लिख सकता हूं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्लस रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इंटरमीडिएट
इज इक्वल टू 0। बट ध्यान रहे यहां ऑटोमेटिकली माइनस का साइन आ जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। ये आपको खुद से सोचना, खुद से समझना है, क्योंकि जब ये क्वांटिटी यहां पर उठकर आएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा आगे खिसका देता हूं, यहां पर माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि वो क्या है आपका, क्योंकि वो आपका डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये क्या है आपका डिकम्पोजिशन है। ऑटोमेटिकली माइनस का साइन रहेगा। मैं वहां पर नहीं जा रहा हूं, शायद आपको बातें समझ में आ रही होंगी। ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि भाई देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम लोगों ने कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस पढ़ी थी। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी। हमने वहां पर देखा था कि जब आप ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, यहां पर K1 है, यहां पर K2 है। फिर हमने यहां पर एक केस देखा था। कौन सा? हमने देखा था जब K2 बहुत बड़ा हो जाएगा K1 से। जब K2 बहुत बड़ा हो जाएगा K1 से, अभी रिसेंट की ही क्लास की तो बात है, ये हमने देखा था। फिर हमने क्या कहा था, भाई कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा? ये ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। कैसा ग्राफ देखने को मिलेगा भाई? ए का ग्राफ तो एक्सपोनेंशियली डिके ही आएगा, ए का तो कोई चक्कर ही नहीं है। उसके बाद बी का ग्राफ, सॉरी सी का क्या आएगा? सी का ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ जाएगा भाई, सी का इस तरीके से आ जाएगा, बल्कि ऐसा भी नहीं, सी का कुछ ऐसा ग्राफ आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूं, बी का ग्राफ कैसा आएगा? बी का ग्राफ आपका आएगा कुछ ऐसा। बी का ग्राफ कैसा आ जाएगा? यह आपका बी होगा, बी। इसको क्या कहूंगा? येलो कलर से बी कहूंगा, ठीक है। और ये क्या होगा आपका? सी होगा। और ये क्या होगा आपका? ए होगा। बट ध्यान रहे, ये जो B की कंसंट्रेशन यहाँ पर कांस्टेंट आई है, ये जो यहाँ पर B का कंसंट्रेशन फिक्स आया है, इसके लिए क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा जा सकता है जो dB/dt है वो क्या है? इस पूरे प्रोसेस के दौरान 0 है। जो dB/dt है वो पूरे प्रोसेस के दौरान क्या है भाई? आपका 0 है। जो dB/dt है वो पूरे प्रोसेस के दौरान क्या है? आपका 0 है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर भी होगा। तो यहाँ पर आप SSA लगा सकते हो। ओवरऑल जब तक ये लाइन सीधी यहाँ पर जा रही है, ना तो इंटरमीडिएट आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ना इंटरमीडिएट आपको कंज्यूम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दोनों रेट पूरी प्रोसेस के दौरान क्या रहे होंगे? सेम रहे होंगे। इस वजह से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आई है। देखो ये लाइन डाउन आई है, नीचे की तरफ आ रही है, तो मतलब ए की कंसंट्रेशन घट रही है। ये लाइन ऊपर जा रही है, तो मतलब समय के साथ सी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। लेकिन ये लाइन सीधी जा रही है, मतलब समय के साथ बी के कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर आपको ये बातें समझ में आई हैं तो आई होप क्लियरिटी आपके दिमाग में आई होगी। अभी मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपके मन में क्लियर भी हो जाएंगी, और बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर भी पाओगे। ध्यान रखना, रिसेंटली यहाँ से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चंस आने चाहिए भाई। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भाई क्वेश्चन। यहां पर आपको कह रहा है SSA कैन बी अप्लाइड टू। देखो SSA किसके ऊपर बेटर तरीके से अप्लाई करी जा सकती है? देखो पहला क्या है, पहले में आपको A से B जा रहा है, फिर C जा रहा है, रेट कांस्टेंट 10 की पावर 5, 10 की पावर 2, 10 की पावर 5, 10 की पावर 4, 10 की पावर 3, 10 की पावर 8, 10 की पावर 2, 10 की पावर 2। देखो वैसे तो किसी भी केस में SSA लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं भी इंटरमीडिएट आपको दिखाई देगा, कहीं भी इंटरमीडिएट आपको दिखाई देगा, तो कहीं पर भी आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो, कोई चक्कर ही नहीं है उस चीज़ का। तो कहीं पर भी SSA लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट क्या होता है? बेस्ट होता है ये वाला केस जो यहाँ पर देखा है हमने, कि जहाँ पर K2 बहुत बड़ा हो जाए, किससे? K1 से। पूरी ही रिएक्शन के दौरान इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखो यहाँ पर रिएक्शन का रेट वर्सेस अरे भाई मैंने रेट गलत लिख दिया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आएगा ना, ये तो मैंने ही गलत लिख दिया। यहाँ पर कंसंट्रेशन आएगी, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आएगा। भाई आप लोगों ने भी नहीं बोला, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम आएगा, ठीक है। पूरी ही रिएक्शन, देखो रिएक्शन शुरू हो रही है, शुरू से लेके एंड तक रिएक्शन खत्म ही हो जा रही है, इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन सीधी स्ट्रेट लाइन रहती है
चेंज नहीं होती है तो इसे क्या कहा था, इसे हम लोगों ने स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन भी कहा था। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, जब K2 बहुत बड़ा हो जाएगा किससे, K1 से, दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन टू अप्लाई द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। तो बेस्ट क्या होगा, जब भी एसएसए की बात करेंगे तो K2 जो है वो बड़ा 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 होना चाहिए किससे, K1 से। K2 जब K1 से बड़ा होगा दैट इज द बेस्ट कंडीशन टू अप्लाई द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। वो क्या होगा, बेस्ट कंडीशन होगा एसएसए लगाने के लिए। हाँ, लग तो इसमें भी जाएगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा, लेकिन बेस्ट क्या होगा, जब इंटरमीडिएट क्या हो, शॉर्ट लिव्ड हो। वो कहां पर है, यहां पर है। देखिए भाई, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैं यहां पर लिख देता हूं भाई। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सम पॉइंट्स टू रिमेंबर, सम पॉइंट्स टू रिमेंबर while studying the complex reactions, while studying the complex reaction। पहला तो जैसे ही आपको रिएक्शन दिखाई दे जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हों, आपको सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट आइडेंटिफाई या फिर डिटरमाइन, आइडेंटिफाई कहो या फिर डिटरमाइन कहो, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड इंटरमीडिएट। आइडेंटिफाई करिए उनमें से कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है और कौन सा इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब सर इंटरमीडिएट कैसे बताऊंगा, इंटरमीडिएट वो होगा प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन में ही फॉर्म्ड इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में ही तो बना हो, एंड कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में ही क्या हो जाएगा, कंज्यूम भी हो जाएगा, जो रिएक्शन में ही बना होगा और रिएक्शन में ही कंज्यूम भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या, रेट ऑलवेज डिटरमाइंड बाय स्लोवेस्ट स्टेप। रेट हमेशा किसकी फॉर्म में डिटरमाइन करा जाएगा, ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द स्लोवेस्ट स्टेप। रेट हमेशा कौन कंट्रोल करेगा बच्चों, स्लोवेस्ट स्टेप ही हमेशा रेट क्या करने वाला है, कंट्रोल करने वाला है। तीसरा क्या, रिमूव इंटरमीडिएट फ्रॉम ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन by using approximation methods की हेल्प से क्या करिएगा, इंटरमीडिएट को रिमूव करना होगा, किस में से, ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन में से। ओवरऑल रेट एक्सप्रेशंस में से किसको रिमूव करना होगा, इंटरमीडिएट को रिमूव करना होगा। ठीक है, नंबर चार एंड लास्ट, हालांकि बता चुका हूं, फास्ट एंड इक्विलिब्रियम, फास्ट एंड इक्विलिब्रियम केवल इसी केस में क्या लगेगा, केवल इसी केस में आपकी इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगेगी। केवल यही ऐसा केस है, केवल इसी केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगेगी भाई, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगेगी, अदरवाइज ठीक है यहां लग जाएगी, लेकिन केवल इसी केस में लगेगी अगर ऐसा है तो। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज अगर कुछ और कंडीशन है, वी मस्ट यूज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। कितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो,
ओवरऑल एक्सप्रेशन के अंदर कभी भी इंटरमीडिएट नहीं आता है। ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन, जो रेट लो है ना आपका, उसमें कभी इंटरमीडिएट नहीं आएगा, उसको आपको एलिमिनेट करना होगा, रिमूव करना होगा। फिर कुछ फोटोकेमिकल रिएक्शन आती हैं, जैम के सिलेबस में तो नहीं है, नेट गेट के सिलेबस में आती हैं, जहां पर क्वांटम इल्ड वगैरह निकाली जाती है, एक मैकेनिज्म दे दिया जाता है। तो वो जो नेट वाले बच्चे हैं उनको मैं अलग से जब फोटो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें करवा दूंगा, बाकी जैम वालों को तो मैं वो वाली चीज़ नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करता हूँ। देखिए भाई, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, ये रहा, a प्लस बी से c जा रहे हो, c से कहां जा रहे हो, d जा रहे हो। क्या पूछ रहा है जी आपसे? आपसे पूछ रहा है कि बता दो ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या होगा, उसके बाद ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा। ये दोनों बातें आपको यहां से बतानी है, दोनों ही बातें आपको यहां से जो है वो बतानी है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है, बल्कि मैं इसको अगर इधर के साइड लिख दूं, बल्कि कोई नहीं, इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सॉल्यूशन देखो भाई, सॉल्यूशन मैंने क्या कहा, रेट हमेशा कौन बताएगा, स्लोवेस्ट स्टेप। यहां पर क्या लिखना है, स्लोवेस्ट स्टेप डिटरमाइन द रेट। स्लोवेस्ट स्टेप ही क्या बताएगा, रेट बताएगा। तो दोनों में से स्लो कौन सा है, ऊपर वाला है। स्लो कौन सा है, ऊपर वाला है। तो यहां पर क्या लिखोगे, R बराबर K1 इंटू A इंटू बी, R बराबर K1 इंटू A इंटू बी। अब क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर कहीं भी इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो यहां पर क्या देखना था, इंटरमीडिएट कौन है। यहां पर देखो C रिएक्शन के दौरान बना है, रिएक्शन में ही कंज्यूम भी हो गया है, तो C यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट है। C यहां पर क्या है भाई, आपका इंटरमीडिएट है। C यहां पर क्या है, इंटरमीडिएट है। रिएक्शन में ही बना है, रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गया, मतलब वो क्या है, इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब यहां पर क्या लिखा, R बराबर K1 इंटू A इंटू बी। R बराबर K1 इंटू A इंटू बी। तो क्या A और B इंटरमीडिएट हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी इंटरमीडिएट नहीं है। तो A और B तो रिएक्टेंट हैं, मतलब ये सही लिखा गया है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा आपका, देखो A के रिस्पेक्ट में फर्स्ट और B के रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 बराबर सेकंड आ जाएगा। ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये क्या आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ जाएगा आपका K1 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। ये क्या है आपका ओवरऑल रेट कांस्टेंट है। कैसे लिखते हैं ओवरऑल, देखो ओवरऑल देखा जाता है इस तरीके से, ध्यान से देखना भाई सब बच्चे एक बार। अगर मैं इस रिएक्शन को मैकेनिज्म से ना लिखता, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है पता है, ओवरऑल रिएक्शन यही है, A प्लस बी से कहाँ गए आप, A प्लस बी से आप गए D, A प्लस बी से कहाँ गए हो, D गए हो। और यहाँ पर आपका रेट कांस्टेंट क्या है, K ओवरऑल है, K ओवरऑल है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, R बराबर K ओवरऑल इंटू A इंटू B। इन दोनों का कंपैरिजन करता, इन दोनों का क्या करूँगा, कंपैरिजन। तो यहाँ पर K ओवरऑल क्या आ जाएगा, K1, ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 + 1 बराबर 2 आ जाएगा। कभी भी प्रोडक्ट की फॉर्म में रेट नहीं लिखा जाता है, रेट हमेशा उसी फॉर्म में लिखा जाएगा, उसी रिएक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा जहां पर स्लो लिखा हुआ होगा। जहां पर स्लो नहीं लिखा हुआ होगा वहां पर फिर हम लोग प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप की फॉर्म में रेट लिखते हैं। जहां पर स्लो मेंशन नहीं होगा वहां पर फिर वो वाला स्टेप देखा जाएगा जहां पर प्रोडक्ट बन रहा होगा जहां पर क्या बन रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, जो पहला स्टेप था वही आपका स्लो स्टेप था। स्लो स्टेप पहला था तो K1 इंटू A इंटू बी लिखा है। K1 इंटू A इंटू बी जब मैंने लिखा तो मेरे रेट एक्सप्रेशन में कोई इंटरमीडिएट नहीं था। जब कोई इंटरमीडिएट मेरे रेट एक्सप्रेशन में नहीं है बच्चों, देन उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कब आपको यहाँ पर अपना दिमाग और अपनी बुद्धि के घोड़ों को दौड़ाना है, तब दौड़ाना है जब यहाँ पर कोई ना कोई इंटरमीडिएट आ रहा होता। यहाँ इंटरमीडिएट कौन था, C इंटरमीडिएट था। C तो कहीं है ही नहीं, तो कहाँ से लगा दूं SS से, तो यहाँ पर कोई SS से नहीं लगने वाली है। यहाँ देखिए भाई, ये रहा
यहां देखो जी, यहां देखो, ये गजब है भाई, गजब। ये देखो क्वेश्चन, यहां पर देखो, ठीक है। इसको कैसे करेंगे भाई सोल्व, देखो जरा, सॉल्यूशन की चर्चा करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर आपको इक्विलिब्रिया दे दिया है भाई, बहुत समझदार है पेपर वाला। एक दे दिया है इक्विलिब्रियम, और वो भी फास्ट दे दिया है। फिर अगला प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टेप दे दिया है। जब भी कभी ऐसी अवस्था में आप फंस जाओ तो आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि भैया अगर ये फास्ट है तो पक्का ये स्लो होगा, अगर ये फास्ट है तो पक्का ये क्या होगा, स्लो होगा। दूसरी बात, अगर ना भी देता तो इक्विलिब्रिया की फॉर्म में, अगर ना भी देता तो इक्विलिब्रिया की फॉर्म में तो वैसे भी रेट नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन वाले स्टेप की फॉर्म में ही रेट लिखा जाएगा। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, यहां पर लिखूंगा R बराबर K2, यहां पर K2 है भाई, इसका रेट कांस्टेंट क्या है आपका, इसका रेट कांस्टेंट आपका K2 है भाई, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट क्या है जी आपका, K2 है, ठीक है। आई होप अब थोड़ा सा और क्लियर दिख जाएगा आपको। तो R बराबर K2 इंटू C इंटू डी, R बराबर K2 इंटू C इंटू डी। इक्वेशन नंबर क्या होगी, 1। अब पहचानो C यहां पर इंटरमीडिएट है नहीं, D यहां पर इंटरमीडिएट है या नहीं। अब मैं तुमसे पूछूं कि इनमें से इंटरमीडिएट कौन है, तो बहुत सारे लोग कहेंगे डी भी इंटरमीडिएट है, बहुत सारे लोग कहेंगे सी और डी दोनों इंटरमीडिएट हैं, बहुत सारे कहेंगे सी इंटरमीडिएट है, बहुत सारे कहेंगे केवल डी इंटरमीडिएट है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूं, मैंने कहा था इंटरमीडिएट वो होता है, ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया था, इंटरमीडिएट वो होता है जो रिएक्शन में ही बनता है और रिएक्शन में ही क्या होता है, कंज्यूम भी होता है। यही मैंने इंटरमीडिएट की परिभाषा आपको दी थी। यहाँ देख लो एक बार, यहाँ पर जब आप देखोगे तो क्या डी रिएक्शन में बन रहा है, जी नहीं, डी रिएक्शन में नहीं बन रहा। डी तो यहाँ पर रिएक्टेंट ही है खुद, डी यहाँ पर खुद क्या है, रिएक्टेंट है। हाँ, सी यहाँ पर क्या है, पक्का इंटरमीडिएट है, सी यहाँ पर पक्का क्या है, पक्का इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर क्या है, जो आपका सी है ये आपका सी इज इंटरमीडिएट, C is intermediate and hence apply equilibrium approximation on C। C के ऊपर क्या लगा दीजिए, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिए भाई। अभी लगा देते हैं इसके इंजेक्शन, देखो जरा, C के ऊपर यहाँ पर A प्लस बी से C दिया हुआ है, मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, सही है। और सामने क्या, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। बोलो जी, C बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट बाय बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा C बराबर K1 अपॉन K-1, यहाँ पर A और यहाँ पर आ जाएगा B, यहाँ पर A और यहाँ पर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, 2 in 1, दो को यूज कर दो भाई, पहले में C की जगह रख दो, तो यहाँ पर R इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा K2 और यहाँ पर K1 डिवाइड बाय K-1, यहाँ पर आपका D, यहाँ पर आपका A, यहाँ पर आपका B। दिस इज द ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन। ये क्या है भाई, आपका ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब मैं पूछूं ओवरऑल रेट कांस्टेंट क्या है, K ओवरऑल, देख लो भाई ध्यान से, यहाँ पर आ जाएगा K2 K1 बाय K-1। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पर देख लो 1 1 1, यह आ जाएगा 1 + 1 + 1 बराबर 3। कितने ऑर्डर की रिएक्शन है जी, थर्ड ऑर्डर की ओवरऑल रिएक्शन है। ये ओवरऑल क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन से, कुछ डाउट बचा नहीं होगा आपको। और क्वेश्चन करते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आज आपको क्लियर कर दूंगा सारी की सारी चीजें। जैसे भाई ये क्वेश्चन दे दिया जी आपको, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर A प्लस बी से C दे दिया, C से कहाँ दे दिया, D दे दिया। क्या कह रहा है भाई, तू ओवरऑल ऑर्डर बता दे, भाई तू क्या बता दे, ओवरऑल ऑर्डर बता दे। चलो बता देता हूँ, लो भाई ओवरऑल ऑर्डर सुन लो क्या होगा।
देखो सॉल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखो यहाँ पर क्या बनेगा। अब मुझे पता है कि जो स्लो स्टेप है वही आपको रेट बताता है, तो यहाँ पर स्लो तो मेंशन है। अगर स्लो मेंशन ना भी होता, अगर स्लो मेंशन ना भी होता तो भी इसी फॉर्म में रेट लिखा जाता, क्योंकि इस स्टेप में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है साथियों। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R बराबर K2 इंटू सी, R बराबर K2 इंटू सी। सही है भाई, बिल्कुल सही है, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या C रिएक्टेंट है? जी नहीं। क्या C प्रोडक्ट है? जी नहीं। क्या C इंटरमीडिएट है? जी हाँ, क्योंकि रिएक्शन में ही बन रहा है, रिएक्शन में ही कंज्यूम भी हो रहा है, दोनों ही चीजें साथ साथ चल रही हैं। और इक्विलिब्रिया तो है नहीं, फास्ट तो छोड़ो, चलो ये स्लो है ये फास्ट तो है, पर इक्विलिब्रियम तो है नहीं, इक्विलिब्रियम तो है नहीं। तो क्या कहूंगा, यहाँ पर जो C है, यहाँ पर जो C है, C इज एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट। सो अप्लाई SSA ऑन C। C के ऊपर क्या कर दो, SSA अप्लाई कर दो। C के ऊपर क्या कर दो, SSA अप्लाई कर दो। देखो शुरू में आसान तरीका बताता हूं कैसे, शुरू में आसान तरीका बताता हूं भाई। देखो आप ऐसा किया करते थे ना, आप ऐसा नहीं किया करते थे पहले। देखो एक बार आप डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखा करते थे, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन नहीं लिखा करते थे, वैसे ही लिखना है, डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखा करते थे आप, ऐसा ही लिखा करते थे। याद करो एक बार, मैं कहूँ मान लो A ऑफ A प्लस B ऑफ B है, और यहाँ से आप C ऑफ C जा रहे हो, आप क्या लिखा करते थे, R बराबर -1/A dA बाई dt, यही लिखते थे ना आप। और ये भी लिखते थे 1/B dB बाई dt। बस ये वाली बात आपको लिखनी है, SSA लग जाएगा। बस इतनी सी बात है सर, हाँ जी इतनी सी ही बात है बस। अगर ये आपको लिखना आता है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ -dA बाई dt इज इक्वल टू A इंटू R। ठीक है, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, -dB बाई dt इज इक्वल टू B इंटू R। और यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, dC बाई dt इज इक्वल टू C इंटू R। ठीक है, ये तो A का डिकम्पोजिशन का रेट, ये B के डिकम्पोजिशन का रेट, और ये C के फॉर्मेशन का रेट। कहानी समाप्त, कहानी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसी चीज का यूटिलाइजेशन करना है कहां पर, SSA के अंदर। SSA के अंदर आपको इसी चीज का क्या करना है, यूटिलाइजेशन करना है। बेसिक काइनेटिक्स है, बेसिक, बहुत बेसिक है। देखो यहां पर देखो, अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन, कहीं इधर उधर चला गया। चलिए भाई कोई बात नहीं, यहां पर ये रहा, C के ऊपर SSA लगा दो भाई। अब करना क्या है, जिन जिन स्टेप्स में C है उनको लिख लो। जैसे यहां पर क्या लिखूंगा, A प्लस B से आप जा रहे हैं जी C, ये K1 है, सही है। तो मैं इसके लिए क्या लिख सकता हूं, देखो इसके लिए क्या लिख सकता हूं, यहां के लिए लिख सकता हूं -dA बाई dt इज इक्वल टू -dB बाई dt। देखो इसके लिखा नहीं जा सकता, -dA बाई dt -dB बाई dt इज इक्वल टू DC बाई dt। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा K1 इंटू A इंटू B, K1 इंटू A इंटू B। तो यहां लिखूंगा K1 इंटू A इंटू B। सही है भाई, बिल्कुल सही है, लिखा जा सकता है। अगला स्टेप कौन सा, C पे जा रहे हो आप, C से D, C से कहाँ जा रहे हो आप, C से जा रहे हो D, K2 रेट कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, -dC बाई dt इज इक्वल टू D ऑफ D बाई dt इज इक्वल टू K2 इंटू C, K2 इंटू C। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान से देखो, एक्चुअल में हमें मतलब किससे है, हमें मतलब केवल C से है। ठीक है, A और B तो मैंने आपके लिए एवं ही लिख दी, इनसे तो मतलब ही नहीं है। तो यहां से क्या दिखाई पड़ रहा है, ये C के बनने का रेट है और ये C के टूटने का रेट है, ये C के बनने का रेट है, ये C के टूटने का रेट है। तो बनना बराबर टूटना, बनना बराबर टूटना, या फिर क्या कहूं, बनना जमा टूटना बराबर 0, बनना जमा टूटना बराबर 0, बट बीच में क्या आएगा, माइनस। तो बनने का रेट क्या है, यहां पर आ जाएगा दिस इंप्लाइज बनना K1 A और यहां पर B।
जमा टूटना, बट टूटने में क्या आएगा माइनस, माइनस K2 इंटू सी। ठीक है भाई, मुझे पता है ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, क्योंकि क्या होता है ओवरऑल, ओवरऑल क्या होगा dc बाई dt जो है वो 0 के बराबर होगा। ओवरऑल dc बाई dt किसके बराबर होगा जी, 0 के बराबर होगा। सही है, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा खुला खुला आ जाएगा। ओवरऑल जो dc बाई dt है वो आपका क्या होगा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 0। अब यहां से c निकाल लूंगा भाई, देखो यहां से आ जाएगा K2 इंटू सी, K1A इंटू बी, सी बराबर K1 बाय K2, यहाँ पर A और यहाँ पर B, इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को यूज कर दे मेरे दोस्त, 2 को पहले में यूज कर दे, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1। देखो भाई R बराबर K2, K2 के बाद C की जगह पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी, R बराबर K2 और यहाँ पर K1 बाय K2, यहाँ पर A, यहाँ पर B, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो R क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू K1 इंटू, बल्कि यहाँ लिख देता हूँ R इज इक्वल टू K1 इंटू A इंटू B, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर आ जाएगा 2 के ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल रेट कांस्टेंट ये होगा K1। सही है भाई, क्लियर है। मेरे हिसाब से चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, यहाँ तक तो समझ में आपको आ जाना चाहिए था, समझ में आपको आ जाना चाहिए था, मेरे ख्याल से तो समझ में आ जाना चाहिए था। सही है, क्लियर है भाई, मेरे ख्याल से तो चीज़ें आपको क्लियर हैं। सही है भाई, क्या सही है, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आपको आई थिंक आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट कर दो समझ में अगर आ रहा है तो, चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो भाई, इस तरीके से जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है इसमें कोई इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो ज़रा, ये रहा, यहाँ पर a प्लस बी से सी, सी प्लस डी से कहाँ ई, लेकिन यहाँ पर ना स्लो लिखे हैं, यहाँ पर ना क्या लिखे हैं फास्ट लिखे हैं, ना तो स्लो लिखा है और ना ही क्या लिखा है फास्ट लिखा है। तो सॉल्यूशन कैसे करूँगा, कॉपी पेन निकाल लो, साथ के साथ कर लो भाई, साथ के साथ कर लो। और जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, एक बार वीडियो को पॉज कर लेना और वीडियो को पॉज करके उसके बाद दोबारा से खुद से क्वेश्चन सोल्व करके देखना भाई, खुद से क्वेश्चन सोल्व करके देखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके बाद आपसे। जिंदगी में कभी भी आपको एसएसए में तो डाउट नहीं आने वाला है। यहाँ देखो फिर से भाई, स्लो फास्ट तो लिखा नहीं है, जब स्लो फास्ट नहीं लिखा है तो जिस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है उसी स्टेप की फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा R बराबर K2 इंटू, यहाँ पर क्या आ जाएगा C आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा D। ठीक है, तो क्या करूँगा भाई, D तो यहाँ पर रिएक्टेंट है, C इंटरमीडिएट है। इक्वेशन नंबर 1, अप्लाई SSA ऑन C, क्योंकि C यहाँ पर क्या है इंटरमीडिएट है। अब C कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, देखो A प्लस बी से आप जा रहे हो जी C में, यहाँ पर C इन्वॉल्व है। दूसरा C प्लस डी से आप कहाँ जा रहे हो जी, C प्लस डी से आप E जा रहे हो, यहाँ भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ के लिए क्या लिख सकता हूँ, यहाँ के लिए देखो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ के लिए लिख सकता हूँ ज़रा देखो माइनस डी ए बाई डी टी। हालांकि लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट कुछ टाइम तक लिख लेते हैं, बाद में नहीं लिखा करेंगे, बाद में जिसके लिए ज़रूरत है उसी को लिखेंगे। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। ठीक है, अगर यहाँ स्टोशियोमेट्री होती तो फिर वो भी लिखी जाती यहाँ पर। अब ये क्या आ जाएगा, ये आएगा K1 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, जिसने ये लिखने में आलस नहीं किया ना, उसका पेपर में क्वेश्चन गलत होगा नहीं। यहाँ देखो माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ डी बाई डी टी इज इक्वल टू डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू सी इंटू डी, K2 इंटू सी इंटू डी आ जाएगा भाई। सही है, बिल्कुल सही है भाई। तो यहाँ से क्या लिख पाओगे आप, यहाँ से आप लिख पाओगे ओवरऑल
dc/dt मस्ट बी इक्वल टू 0। ओवरऑल जो dc/dt हो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ये फॉर्मेशन और ये टूटने वाला। तो क्या आ जाएगा, k1 इंटू ए इंटू बी माइनस k2 इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 0। k2 इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू k1a और यहाँ पर b। तो यहाँ पर c का कंसंट्रेशन क्या होगा, k1a और b डिवाइड बाय यहाँ पर k2 इंटू डी आ जाएगा भाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है यूजिंग 2। ठीक है भाई, एक मिनट, 2 in 1, 2 को पहले में यूज कर दो भाई, 2 को पहले में। तो क्या आ जाएगा, r बराबर k2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा k1a यहाँ पर b डिवाइड बाय k2 यहाँ पर d और यहाँ पर भी d आ जाएगा भाई। ठीक है, जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उड़ा दो। देख लो भाई, k2 इंटू डी था, c की जगह पुट कर दिया सब कुछ, ये दोनों छोड़ दिए, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, बीच में क्या रख दिया, ये c है, ये मैंने c रखा है यहाँ पर c। ठीक है, तो यहाँ देखो भाई, d से d उड़ा, k2 से k2 उड़ा, तो r क्या आया यहाँ पर, r यहाँ पर आया k1 इंटू ए इंटू बी। ओवरऑल ऑर्डर 2 हो जाएगा और रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा, k1 हो जाएगा भाई। ओवरऑल ऑर्डर 2 हो जाएगा, रेट कांस्टेंट k1 हो जाएगा। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग इस तरीके से ओवरऑल ऑर्डर निकाल सकते हैं, ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर देते हैं। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ज़रा इसको इधर कर देता हूं ताकि मैं बीचों बीच सेपरेशन कर सकूं, इनके बीच में सेपरेशन तो करना पड़ेगा भाई, है ना। हाँ, अब सही है, अब सही है भाई। नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट ये रहा। अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए भाई, अब यहाँ मैं यहीं लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, चलेगा, अपने लिए सब चलेगा। देखो अब क्या दिया है ना, अब आपको इक्विलिब्रियम दे दिया है ऊपर और नीचे आपको एक सिंगल स्टेप दे दिया है। देन आपसे क्या पूछ रहा है, ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन क्या होगा भाई, ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, ये आपसे पेपर वाला पूछेगा। ठीक है, देन क्या करोगे आप, यहाँ पर सीधा सॉल्यूशन करने के लिए जाओगे। भैया देखो, एक सीधी सी स्पष्ट सी बात है भाई, जिस स्टेप में प्रोडक्ट बना होगा उसी स्टेप में रेट लिखूंगा। तो यहाँ पर R बराबर k2 इंटू सी इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान रहे C यहाँ पर इंटरमीडिएट है, हेयर C इज इंटरमीडिएट। पर यहाँ पर क्या गिवन है, पर यहाँ पर इक्विलिब्रियम गिवन है। पर मैंने क्या कहा था, इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए, इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए और फास्ट भी होना चाहिए। अगर दोनों ही कंडीशन वैलिड होती हैं तो ही आप क्या लगाओगे, तो ही आप इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाओगे, नहीं तो क्या लगाना होगा, एसएसए लगाना होगा। इक्विलिब्रिया तो है बट फास्ट नहीं है। यहाँ पर क्या नहीं लिखा, फास्ट नहीं लिखा है। इक्विलिब्रिया तो है पर फास्ट नहीं लिखा है मेरे दोस्त। अगर फास्ट नहीं लिखा होगा तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, एसएसए लगाऊंगा। सो अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, क्या लगा दो, एसएसए लगा दो। अब एसएसए लगाने के लिए क्या करना होगा, पहले की तरह ही करना होगा, बस जो इक्विलिब्रियम में दोनों स्टेप दिए हैं उनको अलग अलग तोड़ लो। जो इक्विलिब्रियम में दोनों स्टेप दिए गए हैं, जैसे a प्लस बी से आप जा रहे हो C, K1 था रेट कांस्टेंट, C से आप कहाँ जा रहे हो, a प्लस बी, C से कहाँ जा रहे हो, a प्लस बी। यहाँ पर क्या है, k माइनस 1 है, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सेम चलेगा। तीसरा स्टेप कौन सा है, C प्लस डी से बच्चे कहाँ जा रहा है, तू जा रहा है प्रोडक्ट की तरफ, और यहाँ पर क्या है, K2 है। अब मुझे समझ में आ गया, A और B लिखने का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता,
क्या लॉजिक बनता, कुछ नहीं बनता, फालतू में बार बार लिखना पड़ रहा है, मैं सी की फॉर्म में लिखूंगा। तो यहां से क्या लिखूंगा, डी सी बाई डी टी, देख लो भाई, के वन इंटू डी सी बाई डी टी, के वन इंटू ए इंटू बी, के वन इंटू ए इंटू बी, सही है। यहां देखो माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के वन माइनस वन इंटू सी, के माइनस वन इंटू सी, सही है। यहां से देखो माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के टू इंटू सी इंटू डी, ठीक है भाई। मैं क्या लिख सकता हूं, ओवरऑल, ओवरऑल डी सी बाई डी टी क्या होगा जी, 0 के बराबर होगा। ओवरऑल ये बनना, ये टूटना, ये भी टूटना, बनना जमा टूटना बराबर 0, ध्यान रहे बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। या फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, डी सी बाई डी टी लिख रहा हूँ, तो ये के वन ए इंटू बी है, डी सी बाई डी टी में माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस के माइनस वन सी, माइनस यहाँ चला जाएगा तो माइनस के टू इंटू सी इंटू डी, तो ये क्या आ जाएगा, के वन इंटू ए इंटू बी माइनस, देखो ध्यान से, के माइनस वन इंटू सी माइनस के टू इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो भाई, इसको उधर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, के माइनस वन सी प्लस के टू इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू के वन ए इंटू बी आ जाएगा भाई, ठीक है। सी निकाल लो यहाँ से सी आ जाएगा, ये आ जाएगा के वन ए यहाँ पर बी डिवाइड बाय के माइनस वन प्लस के टू इंटू डी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। देखो भाई यहाँ से सी निकाल दिया, यहाँ से सी कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा, के माइनस वन प्लस के टू इंटू डी बच जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो, ये बन जाएगा आर बराबर 2 in 1, 2 in 1, आर बराबर, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा के टू के वन ए इंटू बी, ए इंटू बी, देखो के टू के वन ए इंटू बी, के टू यहाँ पर के वन ए इंटू बी, पीछे डी है, डी रहेगा यहाँ पर, डी रहेगा, उसके बाद के माइनस वन प्लस के टू इंटू डी, ठीक है। ये आ जाएगा फाइनल रेट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर एक काम की बात आपको बताता हूँ बच्चों, ये तो फाइनल रेट एक्सप्रेशन है, अगर कहे ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, जी हाँ, ऑर्डर नहीं बता सकते हम, यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में प्लस का साइन और प्लस में कंसंट्रेशन दी गई है। अगर यहाँ पर प्लस में कंसंट्रेशन ना होती, सुनो ध्यान से, देखो अगर यहाँ पर प्लस में कंसंट्रेशन ना होती, अगर यहाँ पर प्लस में कंसंट्रेशन ना होती, मतलब अगर मैं इस रिएक्शन से डी हटा दूंगा ना, डी अगर हट जाएगा तो डी यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी डी नहीं आएगा, दोनों चीज़ें खत्म हो जाएंगी, नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर डी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि अभी कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर डी है, तो आप यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर नहीं बता सकते हो, क्योंकि नीचे कंसंट्रेशन की टर्म है, ठीक है, उसके बाद वो भी प्लस में है, ठीक है। या तो ये ऐसे होता, या तो ये ऐसे होता, फिर बता देता, फिर 3 में से एक ऑर्डर घटा देता, 2 ऑर्डर आ जाता। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यहाँ पर रेट कांस्टेंट और यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म है, एक कॉम्प्लेक्स जो रेट एक्सप्रेशन है वो है, ये कॉम्प्लेक्स रेट एक्सप्रेशन है। यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन बनेगी जब k माइनस वन बड़ा होगा k2 से, दूसरी कंडीशन बनेगी जब k2 बड़ा होगा k माइनस वन से। मतलब पहली कंडीशन बनेगी जब ये फास्ट होगा तब ऑर्डर कुछ और आएगा, और जब ये फास्ट होगा तब ऑर्डर कुछ और आएगा। तो वहां पर 2 कंडीशंस बनती हैं, वो जब हम आगे एंजाइम कैटालिसिस पढ़ेंगे ना, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारी कैटालिसिस पढ़ने वाले हैं, वहां पर समझ में आ जाएगा जी आपको, ओके। यहां पर क्या ओवरऑल ऑर्डर बताया जा सकता है, जी नहीं। क्या यहां पर ओवरऑल रेट कांस्टेंट बताया जा सकता है, जी नहीं। ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ओवरऑल ऑर्डर यहां पर बताया नहीं जा सकता। ओवरऑल ऑर्डर बता देते अगर ये ऐसा होता, ठीक है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट बता देता अगर ये ऐसा होता, तो ये क्या हो जाता,
ओवरऑल रेट कांस्टेंट हो जाता, लेकिन ऐसी कोई भी कंडीशन यहाँ पर नहीं है। इसी वजह से मैंने क्वेश्चन में भी क्या पूछा, ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन पूछा है आपसे, ना मैंने ऑर्डर पूछा है, ना मैंने ओवरऑल आपसे क्या पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है। मैंने दोनों चीज़ें नहीं पूछी क्योंकि यहाँ पर बताई नहीं जा सकती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, चीज़ें भी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पर चर्चा करूँ, यहाँ पर हमारे पास अभी क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं, कोई बात नहीं। ये रहा, देखो इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा दो तरीके से, यहां पर देखिए, अब यहां पर मैंने एक लिख दिया है फास्ट, एक लिख दिया है फास्ट, और एक में मैंने इसको फास्ट लिख दिया है, ठीक है। अब यहां पर तो ऐसे लगेगा, यहां पर तो ऐसे लगेगा, यहां पर इक्विलिब्रियम लगेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंस होता है। देखिए जरा, जरा देखिए भाई, यहां पर सॉल्यूशन, यहां देखो क्या लिखोगे, R बराबर K2 इंटू सी इंटू डी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम भी है, फास्ट भी है, तो क्या होगा, अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन ऑन सी के ऊपर क्या लगा दो, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगा दो, क्योंकि फास्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहां पर क्या आएगा, सी, और यहां पर ए, और यहां पर बी, सही है। तो ये क्या आ जाएगा, K1 अपॉन K-1, दिस इंप्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ C बराबर K1 अपॉन K-1 A, और यहाँ पर B। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, 2 in 1, 2 in 1। 2 को पहले में रख दो, R आ जाएगा आपका K2 K1 अपॉन K-1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई आपका C की जगह K2 K1 अपॉन K-1, A आ जाएगा, B आ जाएगा, और यहाँ पर D आ जाएगा भाई। यह आपके पास क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन होगा इस केस में। इस केस में ये क्या बनेगा आपके पास, फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा। यहाँ पर आप ओवरऑल ऑर्डर भी बता सकते हो, और यहाँ पर आप ओवरऑल रेट कांस्टेंट भी बता सकते हो, अगर पहला स्टेप फास्ट होगा। देखो ध्यान से, यहाँ से भी निकाल सकता था। अगर पहला स्टेप फास्ट होगा ना, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, अगर K-1, यहाँ पर 2 केस बन जाते हैं। देखो पहला केस बताता हूँ, जो आपका आंसर आया हो यही वाला केस है। देखो यहाँ पर हमने निकाला है R बराबर, ध्यान से देखना, K2 K1 ABD, K2 K1 यहाँ पर A, यहाँ पर B, और यहाँ पर D, डिवाइड बाय, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, बहुत जगह काम आएगी, K-1 प्लस K2 इंटू D। पहला, इफ K-1 ग्रेटर देन K2, अगर K-1 K2 D से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, R बराबर K2 K1 A B D डिवाइड बाय K-1। K-1 K2 से बड़ा हो जाए मतलब क्या हो जाए, मतलब ये फास्ट हो जाए, मतलब ये क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, तो ये आंसर आ जाएगा। बोलो यार, यही आंसर आ रहा है, अभी भी तो यही आंसर आया है, चेक कर लो, चेक कर लो ना, चेक कर लीजिएगा। ये फास्ट इक्विलिब्रिया है, ये क्या है, फास्ट इक्विलिब्रिया है, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन लगाई है। अब मैंने एसएसए के रिजल्ट के अंदर एक छोटी सी कंडीशन डाल दी कि जो इक्विलिब्रियम वाला रेट कांस्टेंट है उसको फास्ट कह दिया, उसको बड़ा कह दिया। वो फास्ट कब होगा, जब वो बड़ा होगा। फास्ट का मतलब जल्दी अटेन हो रहा है, तो K-1 बड़ा है, K1 भी बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया, तो ये वाली कंडीशन आ गई। और ये क्या है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ फास्ट इक्विलिब्रिया, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। मतलब इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन जो है वो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का लिमिटिंग केस होता है। इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का एक लिमिटिंग केस होता है। वो मैंने आपको यहां पर प्रूव कर भी दिखा दिया है, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा भाई, यहां पर ये तो पहला केस बन गया, केस नंबर 2, दूसरा बन जाएगा, जो दूसरा बनेगा ये वाला, दूसरा ये वाला बनेगा, ठीक है। बताता हूं कैसे। दूसरा, अगर K2D बहुत बड़ा है K-1 से, ठीक है, तो ये R क्या आ जाएगा, R बराबर K2 K1 A B D
डिवाइड बाय K2 इंटू डी। भाई सिंपल सी बात है, जो फास्ट हो जाएगा उसके ऊपर रेट डिपेंड ही नहीं करेगा, जो फास्ट हो जाएगा उसके ऊपर रेट डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेट हमेशा कौन कंट्रोल करता है, स्लोवेस्ट स्टेप ही हमेशा कौन कंट्रोल करता है, रेट को जो है वो कंट्रोल करता है। बट मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको ये घर से खुद से सोल्व करके देखना है, इस इक्विलिब्रिया को ब्रेक कर लीजिएगा। हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, लेकिन बाद में वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बाद में वो उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा बट बाद में उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। करना चाहो तो आप इसको एज ए होमवर्क आप इसको कर सकते हो, आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इससे रिजोल्व हो जाएंगे, इम्प्रूव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास ये दिया गया है, अगला क्वेश्चन, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और है ना, आई थिंक, हाँ है, ये रहा। देखो भाई, यहां देखो, A2 से 2A बन रहा है, A2 प्लस C से D प्लस A बन रहा है, A प्लस C से P बन रहा है। ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है। क्या कहता है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट बता दो और ओवरऑल ऑर्डर बता दो। ध्यान से देखो भाई, दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, पर है बहुत आसान। बताता हूं कैसे, देखो जरा ध्यान से। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो जरा ध्यान से। अब मुझे पता है स्लोवेस्ट स्टेप ही क्या बताएगा, स्लोवेस्ट स्टेप ही आपको रेट बताने वाला है। तो स्लोवेस्ट स्टेप आपका ये रहा, तो आप क्या लिखोगे, R बराबर K4 इंटू A इंटू C, इक्वेशन नंबर 1। अब चेक करिए पूरी रिएक्शन में A और C में से कोई इंटरमीडिएट है क्या। A तो मुझे यहाँ पर A और C में से इंटरमीडिएट कौन दिखाई दे रहा है, A और C में से मुझे इंटरमीडिएट A दिखाई दे रहा है। क्यों, क्योंकि A देखो, A यहाँ पर बन रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर भी बन रहा है और यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं पर C क्या है, C केवल और केवल रिएक्टेंट की साइड है, C केवल और केवल कहाँ है, रिएक्टेंट की साइड है। तो यहाँ पर क्या होगा, A इज इंटरमीडिएट, A इज इंटरमीडिएट। सो अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन। अरे इक्विलिब्रियम क्यों लगा दी सर, इसलिए लगा दी क्योंकि यहां पर फास्ट इक्विलिब्रिया दिया गया है, क्योंकि यहां पर फिर बाकी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि इस स्टेप में भी A इन्वॉल्व है, इसमें भी इन्वॉल्व है, बट इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या दिया गया है, फास्ट इक्विलिब्रिया की कंडीशन दी गई है। तो मैं सीधा यहीं से लगाऊंगा, इस वाले स्टेप के ऊपर लगाऊंगा। यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा A का स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू K1 अपॉन K-1। दिस इंप्लाइज कंसंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू K1 अपॉन K-1। पावर कितना होगा, हाफ, इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, A2 की पावर हाफ, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। और इसकी भी कहानी खत्म हो गई, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1, 2 को पहले में यूज करता हुआ, R बराबर K4 K1 अपॉन K-1, पावर कितना, हाफ, K4 K1 अपॉन K-1 पावर हाफ। अब यहां पर A2 की पावर हाफ और यहां पर C का कंसंट्रेशन। दिस इज द ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन। ये भी रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट, सही है। तो यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा ओवरऑल, K ओवरऑल क्या बनेगा, K4 K1 अपॉन K-1 और हाफ, ठीक है। ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 1/2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। ये ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन, ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट और ये ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं, आई होप समझ में आ रहा होगा। एसएसए में कभी जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल देखता हूं, अगला सवाल देखता हूं। देखिए भाई,
अब यहाँ पर स्टोशियोमेट्री आ गई है, यहाँ पर क्या आ गई है जी, स्टोशियोमेट्री आ गई है। अभी तक स्टोशियोमेट्री नहीं आई थी, बट यहाँ पर स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व हो गई है। सर स्टोशियोमेट्री इन्वॉल्व होगी तो क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना, बेसिक फंडामेंटल्स नहीं भूलने हैं, बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर आपको चलना है, कभी भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। देखो भाई, सबसे पहले तो सॉल्यूशन, सफेद रंग से लिख रहा था भाई, सॉल्यूशन क्या लिखूंगा, R बराबर K2 इंटू, यहाँ पर D लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा C का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे क्या लिखूंगा, अप्लाई SSA ऑन C, अप्लाई SSA ऑन C, C के ऊपर क्या लगाना है जी, SSA। कैसे लगाऊंगा देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहीं लिख देता हूं ना, माइनस DA बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस DB बाई डी टी, सही है, इज इक्वल टू 1/3 DC बाई डी टी, सही है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ से आपका हो जाएगा K1 इंटू A इंटू B आ जाएगा, K1 इंटू A इंटू B आ जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखूंगा, यहाँ से लिखूंगा देखो -1/2 DC बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपका D ऑफ D बाई डी टी इज इक्वल टू DP बाई डी टी, सही है, इज इक्वल टू K2 इंटू C का स्क्वायर इंटू D आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करूंगा भाई, C के ऊपर ऐसे लगाऊंगा तो यहाँ से बनेगा क्या, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या, DC बाई डी टी ओवरऑल, ओवरऑल नेट रेट DC बाई डी टी बराबर 0। यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर टूट रहा है, तो क्या लिखूंगा, DC बाई डी टी 3 टाइम्स ऑफ K1A इंटू B, 3 जाएगा ना उधर, और यहाँ से -2 जाएगा, -2 ऑफ K2C स्क्वायर इंटू D बराबर 0। भाई किसकी वैल्यू चाहिए, C स्क्वायर की ही तो वैल्यू चाहिए, C स्क्वायर निकाल लूंगा यहाँ से, ये क्या आएगा 2 ऑफ K2 और यहाँ पर C स्क्वायर और यहाँ पर क्या D बराबर 0, सही है, बिल्कुल सही है। अब सॉरी 0 नहीं, ये आ जाएगा 3K1, 3 टाइम्स ऑफ K1 यहाँ पर A और यहाँ पर B। ठीक है, तो यहाँ से C स्क्वायर निकाल दूंगा भाई, C स्क्वायर 3 टाइम्स ऑफ K1 यहाँ A यहाँ B डिवाइड बाय 2 ऑफ K2C का स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा D, यूजिंग 2 in 1, 2 in 1, 2 in 1, 2 को पहले में यूज कर दो भाई, क्या आ जाएगा, R बराबर देखो ध्यान से K2 और इंटू 3 टाइम्स ऑफ K1 बाई 2 टाइम्स ऑफ K2 और यहाँ पर C तो हटाना पड़ेगा, C थोड़ी ना आएगा, C नहीं आएगा ना, C तो नहीं आएगा, D आएगा केवल, C तो मैंने गलती से लिख दिया भाई, यहाँ पर D रह जाएगा D। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 K1 बाई K2 A इंटू B और यहाँ पर पीछे D था, क्या D था ना, D था, और यहाँ पर भी आपका D आ जाएगा भाई। ठीक है, देख लो भाई, D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका ओवरऑल रेट एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। बट कभी भी ऐसा आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आप इसमें कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ ये सब लिखने में, बट आप जब भी इसको इस तरीके से लिखेंगे ना तो आपकी गलती कभी पेपर में नहीं होगी। ठीक है, आप खुद से मत सोच लेना कि मेरे को तो पता है कि ये तो DC बाई डी टी इज इक्वल टू K2 इंटू C का स्क्वायर आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होगा कि आप है ना ये स्टोशियोमेट्री मिस कर दोगे, इसको क्या कर दोगे, मिस कर दोगे पेपर में, और ऐसा होगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ऐसा रिपीटेडली होता बच्चों के साथ। लेकिन आपको कभी भी ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में लिखना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो भाई, ए और बी की हमें जरूरत नहीं है, ए और बी की जब जरूरत नहीं है तो ए और बी को मत लिखना, तो ए और बी को मत लिखना। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कहानी को प्रोसीड करवा सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये रहा भाई जैसे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है ना, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टेप्स आपको दिए गए हैं। a प्लस 2b से c जा रहा है, c प्लस d से e जा रहा है, 2c प्लस f से g जा रहा है,
F प्लस 2G से D जा रहा है, 4C प्लस 3D से 2E जा रहा है। एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ C, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, और फिर नीचे कुछ ऑप्शंस आपको मेंशन कर देगा और आपसे ये बात पूछ लेगा। ठीक है भाई, आपसे ये बात पूछ लेगा। मैं एक बार यहाँ पर इसको रिमूव ही कर देता हूँ इस वाले स्टेप को, तो 4C, हाँ ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी आपसे पूछ लेगा भाई। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछ लेगा ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं करना जी, बिल्कुल सिंपल उसी तरीके से चलना है। बस आपको यहाँ पर क्या बताना है पता है, आपको यहाँ पर बताना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, ये होता है -dc/dt। बस आपको ये पता करना है कि आपको बताना क्या है। ठीक है, तो ये जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी है ना, ये है क्या चीज़ है, ये है भाई -dc/dt। अगर अपीयरेंस का पूछता तो प्लस का dc/dt बता देता, मुझे क्या बताना है, -dc/dt बताना है। ठीक है, तो यहां से क्या लिखूंगा, देखो यहां से dc/dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा k1 इंटू a इंटू बी का स्क्वेयर, k1 इंटू a इंटू बी का स्क्वेयर। यहां से क्या आ जाएगा, -dc/dt। देखो जरा ध्यान से, यहां से आ जाएगा k2 इंटू सी इंटू डी, k2 इंटू सी इंटू डी। ठीक है भाई, यहां से आ जाएगा। उसके बाद यहां से क्या आ जाएगा, -1/2 dc/dt। ध्यान से देख लो जी एक बार, -1/2 dc/dt, सी का स्क्वेयर k3 इंटू सी का स्क्वेयर इंटू एफ। सही है भाई, k3 इंटू सी का स्क्वेयर इंटू एफ। यहां पर क्या आ जाएगा, -1/4 dc/dt। देख लो यार, -1/4 dc/dt, k4 इंटू सी की पावर 4 डी की पावर 3, k4 इंटू सी की पावर 4 और डी की पावर 3। तो यहां से मैं क्या लिख पाऊंगा, मैं लिख पाऊंगा ओवरऑल, ओवरऑल, ओवरऑल dc/dt इज इक्वल टू, देखो भाई क्या बनेगा, dc/dt k1 इंटू ए इंटू बी का स्क्वेयर, k1 इंटू ए इंटू बी का स्क्वेयर। यहां पर माइनस इधर चला जाएगा, माइनस k2 इंटू सी इंटू डी। उसके बाद फिर से माइनस का 2 चला जाएगा, क्योंकि मैं तो dc/dt लिख रहा हूं ना, तो माइनस का 2 चला जाएगा, -2 ऑफ k3, एक मिनट, -2 ऑफ k3, और यहां पर आ जाएगा c का स्क्वेयर इंटू एफ। इसके बाद -4 टाइम ऑफ, -4 टाइम ऑफ k4, और यहां पर आ जाएगा c की पावर 4 और d की पावर 3। ये आ जाएगा भाई। लेकिन ध्यान रहे, पेपर में क्या पूछा गया है, पेपर में पूछा गया है -dc/dt। पेपर में क्या पूछा गया है, -dc/dt, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी पूछा गया है। तो यहां से क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज -dc/dt बराबर, देखो भाई यहाँ ये आ जाएगा माइनस का k1a और यहाँ पर b का स्क्वेयर प्लस k2 इंटू सी इंटू डी, और उसके बाद आ जाएगा ये भी आपका प्लस में आ जाएगा 2 ऑफ k3 c का स्क्वेयर इंटू एफ प्लस 4k4 c की पावर 4 और d की पावर 3। दिस इज द फाइनल रेट एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी। ये क्या है, सी के डिसअपीयरेंस का फाइनल रेट एक्सप्रेशन है। किसी को भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, बढ़िया लगी होगी। तो अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।